हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करेंगे फॉर एसएससी एमटीएस 2024। अगर ये लेक्चर आप पूरा देख लेते हो, अच्छे से नोट्स बना लेते हो और इसका रिवीजन अच्छे से कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ रहेगा फॉर एसएससी एमटीएस 2024। 99% पॉसिबिलिटी है कि जो केमिस्ट्री के सवाल बनेंगे इसी वीडियो से बनेंगे। पेपर रिलेवेंट कराऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। एक एक जो चीज़ लिखवाऊंगा वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा वही कराऊंगा। और ये जो हम केमिस्ट्री करेंगे ये PYQ के थ्रू करेंगे। देखो एम टी एस 2022 के पेपर हुए थे, एम टी एस 2022 के पेपर और एम टी एस 2023 के पेपर। तो मैंने क्या करा है, एम टी एस 2023 में लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री से और एम टी एस 2022 में लगभग आपके 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने ये सब वहाँ से अलग, मतलब हर शिफ्ट से क्वेश्चन निकाल निकाल के अलग अलग करके, काफ़ी मेहनत लगती है उनको अलग अलग करना, केमिस्ट्री के एक जगह क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। और जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, तो फिर हम पीरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन बने हैं एसएससी एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से हम ट्राई करेंगे कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उतनी केमिस्ट्री तो मैं इस वीडियो में करा पाऊँ एमटीएस के लिए। टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम एमटीएस 2023 के 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 15 क्वेश्चन के बाद हम एमटीएस 2022 के 45 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेवंथ मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीडिएवल लैटिन वर्ड कैलियम। तो देखो, हमें ये याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये जो आपका मेटल का नाम पूछा है वो सेवंथ मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में। उससे ज़्यादा जो हमें याद करना है वो ये याद करना है कि जो कैलियम है उसको क्या बोला जाता है। मतलब कैलियम को यहाँ पर किसका लैटिन, मतलब कैलियम एक लैटिन वर्ड था, वहाँ से लैटिन वर्ड से एक वर्ड बनाया गया। वैसे मैं नाम बता देता हूँ, उस वर्ड का नाम है पोटेशियम। ठीक है। तो पोटेशियम जो वर्ड है वो ड्राइव कहाँ से हुआ, लैटिन लैटिन वर्ड से। ऐसे कुछ एक दो एलिमेंट के और नाम है जो प्रीवियस डिफरेंस पेपर में पूछे गए हैं, वो अभी बता दूंगा। पृथ्वी की पपड़ी परत मान लो, ये सरफेस जो होती है उससे मैं सातवीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है जो मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से ली गई है, तो ये है आपका पोटेशियम। ठीक है। अभी देखो यहाँ से हमें दो चीज़ें करनी है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपको नोट डाउन करना है, कि जो पोटेशियम होता है, आपका जो पोटेशियम होता है उसका लैटिन नाम क्या होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम अभी इसमें भी दिया, मतलब ये पूछा ही था पेपर में। एक तो बस ये लिख लो, ये पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है कि पोटेशियम का जो लैटिन वर्ड होता है वो कैलियम होता है। और एक और होता है सोडियम का। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं ना, देखो, क्योंकि देखो अब जैसे पोटेशियम है, होना तो चाहिए था P से, लेकिन K से क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नाम कैलियम है। ऐसे देखो सोडियम होना चाहिए था S से, लेकिन ये Na से है। Na से क्यों है, क्योंकि इसका जो केमिकल नाम होता है, जो लैटिन वर्ड से जो ये नेम लिया गया है वो नेट्रियम था, NAT, नेट्रियम। ठीक है। एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और कोई एलिमेंट जिसका नाम अलग होता है और तो नहीं है, लेकिन आपको 20 जो आपके पीरियोडिक टेबल में, अभी हम पीरियोडिक टेबल भी कराऊंगा आपको, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में आपके शुरू के 20 एलिमेंट होते हैं, शुरू के जो 20 एलिमेंट होते हैं वहाँ से आपको वो सारे 20, शुरू के 20 याद होने चाहिए। टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, अभी जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वो देख लेंगे। लेकिन शुरू के 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। आपसे एटॉमिक नंबर पूछ लेता है, और ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो शुरू के 20 में से पूछता है। ठीक है। आपसे एटॉमिक नंबर पूछ लेगा और एटॉमिक मास पूछ लेगा। अब देखो, एटॉमिक नंबर याद करना है और एटॉमिक मास क्या होता है। जनरली जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल एटॉमिक मास होता है। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कितने एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। हाँ, दूसरी स्लाइड पर देखो, यहाँ पर जो एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, एक है हमारा मतलब शुरू से लेते हैं हाइड्रोजन, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, H से। ठीक है। देखो 10 तक तो याद हो जाते हैं, उसके बाद मैं 10 के बाद ट्रिक भी बताऊंगा। ये तो सबको याद होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम। बद लिखते चलो, ये सारे इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा। आपसे अभी शुरू के तो याद ही है, आपसे पूछ लेगा सपोज बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है। और अगर नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, और सबसे इजी क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाओगे लेकिन मैक्सिमम बच्चे कर देंगे। तो अगर आपको याद नहीं है तो एक बार याद कर लेना 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइन्थ होता है आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइन्थ हो गया ऑक्सीजन, हो गया फ्लोरीन, हो गया उसके बाद है नियॉन, 11वां होता है आपका सोडियम, 12वां होता है आपका सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आता है आपका सल्फर, फास्फोरस के बाद आता है आपका सल्फर, सल्फर के बाद आता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है आपका आर्गन, आर्गन के बाद आता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है आपका कैल्शियम। तो देखो, अगर इनका क्या पूछेगा, एटॉमिक सिंबल पूछ सकता है, एटॉमिक सिंबल थोड़ा कम ही पूछेगा, लेकिन सॉरी एलिमेंट का सिंबल पूछ सकता है, बट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पूछ सकता है। तो एटॉमिक नंबर तो जो मैंने सामने लिखा है, और जो एटॉमिक मास होता है आपका किसी का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो जनरली डबल होता है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर होता है। तो जैसे, ठीक है, तो अभी चलो इनका मैं वो भी सिंबल भी लिखवा देता हूँ, Li, ठीक है, बेरिलियम का Be, बोरोन का बी, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, और कैल्शियम का, बताओ कैल्शियम का क्या होता है, Ca। अभी हमने क्या देखा था, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, मतलब किससे लिया गया है, कैलियम से। और मैंने एक और लिखवाया था, वो बताओ, सोडियम, सोडियम को क्या बोलते हैं, नेट्रियम, नेट्रियम। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो कैसे, ये कैसे याद करा था मैंने जब नाइन्थ में था, ना मांगो अलमाइटी, मतलब भगवान से, ना मांगो अलमाइटी से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा याद कर लो, ये तो सबको याद होते ही है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो ना मांगो अलमाइटी से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, ठीक है। तो ये इतने एलिमेंट याद कर लो, ठीक है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल करा दूँ, चलो दूसरे दूसरे में करते हैं पीरियड, मतलब देखते हैं कोई क्वेश्चन और आएगा एलिमेंट से, तो पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल भी कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच सॉफ्ट मेटल इन ग्रुप वन, ये देखो पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन है, विच सॉफ्ट मेटल इन ग्रुप वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल टर्निसेस विद अ फ्यू सेकेंड ऑफ एक्सपोजर टू एयर। आवर्त सारणी के समूह एक में कौन सी नर्म धातु हवा के संपर्क आने के कुछ सेकंड के भीतर ही धूमल हो जाती है। तो इसमें बताना है कौन सा होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले हम, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बताना, सोडियम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, लेकिन अभी हम पीरियोडिक टेबल करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं पेपर में, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो, पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाएंगे। आप हेडिंग डाल लो, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल आई थी वो किसने दी थी, तो एक डॉवेनियर ट्राइड थे, और इनकी ईयर पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस में लगाने को दे दिया जाता है, ठीक है। डॉवेर, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा यार, है ना, डॉवेनियर ट्राइड, वैसे कोशिश करूँगा सही लिखूँ, मतलब डॉवेनियर ही लिखो, ट्राइड तो इन्होंने दिया था एक, ठीक है। एक डॉवेनियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1829 में, इन्होंने 1829 में एक लॉ ऑफ ट्राइड दिया था, इन्होंने 1829 में एक लॉ ऑफ ट्राइड दिया था।
जो इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया था, पहली बात तो ये किस पे डिपेंड था, मतलब किसके बेसिस पे था, तो ये बेस्ड ऑन था मतलब जो एटॉमिक मास का इंक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पे था, कि पहले वो आएगा जिसका एटॉमिक मास कम है, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, फिर उसके बाद एटॉमिक मास उसका ज़्यादा है। तो ये जो ट्राइड था, अभी ट्राइड क्या था वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रहनी चाहिए कि लॉ ऑफ ट्राइड किसने दिया, डॉवेनियन ने दिया, कब दिया, 1829 में दिया, और मतलब किस क्रम में दिया था, मतलब तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये किस पे बेस्ड था, पूछ लेता पेपर में कई बार। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। देखो जो पीरियोडिक टेबल, जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनी है वो दो चीज पे बनी है, या तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और जो आज हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट है, वही सिर्फ एक एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और बाकी की एटॉमिक बेस मास पर है। तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना, अभी मैं लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, तो बस इसमें इतना पता होना चाहिए। और एक इसका ट्राइड भी कर लो, बहुत 3 ट्राइड दिए थे जो सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन एक ही पेपर में पूछा जाता है, वो ही करो। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास था वो 7 था। ठीक है, और सोडियम का 23 था, और पोटेशियम का आपका 39 था। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि जब हम सिमिलर, क्या हो गया, बेटा सेकंड। चला गया क्या? अब देखो वो तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, एक सेकंड बस। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, वो तो उतना तो आपने नोट डाउन कर लिया होता, मैं आपको ट्राइड करा रहा था। ठीक है, लिथियम, और मैंने क्या कराया था, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 7, इसका एटॉमिक मास होता है 23, और इसका एटॉमिक, मतलब ये सिमिलर प्रॉपर्टीज के जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्रम में रखेंगे, तो डॉबेनियन ने ये कहा था कि इसको और इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मतलब इन दोनों का जो एवरेज होगा वो ये निकल के आएगा। तो जैसे अगर मैं 39 प्लस 7 को करूँता हूँ डिवाइड बाई 2, तो ये 23 आता है। ठीक है, 46/2 23। लेकिन ये ज़्यादा पे लागू नहीं हुआ था, तो बाद में जाके फेल हो गया था। डॉबिनियर के बाद आया था एक न्यूलैंड, डॉबिनियर के बाद आया था एक इंसान न्यूलैंड। इसने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, जिसको न्यूलैंड ऑक्टेव भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोला जाता है ना। और इसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे ही दिया था, ये भी जो सारणी बनाई थी इसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे ही बनाई थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर ही बनाई थी, इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर ही बनाई थी। और अ, इसने, जैसे हमारे म्यूजिक में क्या होता है आपको पता है ना, वो होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो बेसिकली इसने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को, उनके सिमिलर एलिमेंट्स को, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाए, तो पहला जो एटॉमिक मास होगा, पहला जो एलिमेंट होगा और जो आठवां एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सारे गामा पाधानी सा पर कौन सा, किसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, किसने कॉन्सेप्ट दिया था, या लॉ, मतलब किस पर ये बेस्ड है, लॉ ऑफ ऑक्टेव किस पर बेस्ड है, तो म्यूजिकल जो ये सिंबल्स होते हैं उन पर बेस्ड था ये। ठीक है, जो पहला, क्योंकि आप ऐसे बोलोगे ना सा रे गामा पा धानी, फिर उसके बाद फिर से सा आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक बार रेलवे में भी सवाल बना था, और एसएससी में भी सवाल बना है, पता नहीं एमटीएस में शायद एग्जैक्टली पता नहीं है बना या नहीं, लेकिन एसएससी का फेज में पेपर में सवाल बना था कि इसमें जो इसके टाइम पे टोटल एलिमेंट कितने नोन थे, तो इसके टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट नोन थे, जो हम अभी 118 हैं, इसके टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट नोन थे। और जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, और लिख लो, अगर पेपर में सवाल बनता है तो बस यहीं से बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था और लास्ट एलिमेंट थोरियम था। ठीक है, तो बस इतना बनेगा सवाल, और इससे आगे आ, इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, आ, हाँ बस ठीक है, इतना ही कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, आज ये मान लो, आज जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर ही बेस्ड है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो एक मिनट में इसे रफ कर देता हूँ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल,
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये भी एटॉमिक मास पे ही बेस्ड थी, ये ध्यान रखना। ये भी बेस्ड किस पे थी? बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सबसे पहले तो मेंडलीव को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर पेपर में पूछ ले तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है मेंडलीव को, ये पता होना चाहिए। और इनके टाइम पर कितने टोटल नॉन एलिमेंट थे उस वक्त? 63 नॉन एलिमेंट थे। और पता है इन्होंने क्या करा था? कुछ एलिमेंट ऐसे थे और कुछ बीच में, जब ये अपनी वो बना रहे थे, पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तो इन्होंने कुछ बीच में जगह छोड़ दिए थे। मतलब एक एलिमेंट यहाँ रखा, एक दो जगह यहाँ छोड़ दी, फिर यहाँ एलिमेंट रखा कि यहाँ भी फ्यूचर में जाके कुछ एलिमेंट मतलब पाए जाएंगे, मतलब खोज होगी कुछ एलिमेंट की और वो यहीं आएंगे, उनका एटॉमिक मास इतना होगा, एटॉमिक नंबर इतना होगा। और बाद में ऐसा ही हुआ। तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कोई बता दे कि यहाँ मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, आगे जाके फ्यूचर में कोई एलिमेंट मिलेगा ऐसा जो यहाँ पर आएगा, ये तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो यहीं से आपका इंस्पायर्ड है। एक सवाल और बनता है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या क्या दिक्कत रहती है? एक तो ये एटॉमिक मास पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, तो ये दिक्कत थी। और जो हाइड्रोजन एटम था, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा एलिमेंट अनस्टेबल था? जो हाइड्रोजन एलिमेंट की प्लेस थी, जगह थी, वो अनस्टेबल थी। तो आपसे बस ये सवाल बनेगा। ठीक है, और एक और सवाल, ये कब आई थी? तो वो इम्पोर्टेंट है। ये आई थी जो ऑक्टेव आया था ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखवाया था मैंने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था 1865 में। और ये जो मेंडली पीरियोडिक टेबल आई थी ये 1869 में आई थी। कब आई थी ये? 1869 में आई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओपन करके दिखाता हूँ, फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझानी है। तो देखो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी दी थी हेनरी मॉजले ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मॉजले जी ने दी थी। ठीक है, और जो इसमें टोटल एलिमेंट कितने थे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो और हाँ, देखो सबने जो दी थी मॉडर्न, मतलब मेंडलीव ने हो, चाहे डॉबेनियन ने हो, चाहे न्यूलैंड ने हो, उन्होंने दी थी एटॉमिक मास पे बेस्ड, इन्होंने दी थी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी? हेनरी मोजले ने। किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पे। अब देखो इसमें और चीज़ें आपको क्या याद रखनी है? आपको इसमें याद रखनी है कि ये आपकी जो लाइंस है ना, 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस, ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ग्रुप। तो वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है? वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोला जाता है। और टोटल इसमें ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। और जो आपकी ये हॉरिजेंटल लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये आपकी इसको बोलते हैं पीरियड। और पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और देखो ये क्या है जो नीचे हैं, लेंथिनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज क्या है? जैसे एलिमेंट 50 के बाद लेंथिनाइड आया, फिर उसके बाद ये जितने भी एलिमेंट आई वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे, तो उसमें रखते तो काफ़ी बड़ी टेबल हो जाती, इसलिए मतलब इनके नीचे रखना पड़ता, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इसलिए इनको लगा के अलग रख दिया गया। और एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक जितने भी आपके जो एलिमेंट थे वो सारे कौन से थे? लेंथेनाइड थे। ठीक है, तो ये टोटल कितने थे? 15 थे। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो आपके टोटल लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट कितने हैं? 15 है। ऐसे ही एक्टिनाइड 89 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 तक, ये किस से बिलोंग करते हैं? ये एक्टिनाइड सीरीज से बिलोंग करते हैं और ये भी टोटल 15 एलिमेंट थे। तो एक्टिनाइड और लेंथिनाइड आपको पता होना चाहिए। और वैसे तो करना चाहो तो इनके ये लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट भी कर सकते हो, लेकिन पेपर में एमटीएस में तो नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, एमटीएस 2022 में और 23 में, और सीजीएल में भी 2023 वाले में नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ये मत करो इतना याद। ठीक है, और हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो याद करो कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है? तो फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है अल्कली
मेटल्स। आपसे ये या तो ऐसे पूछ लेगा कि फर्स्ट ग्रुप से इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो बिलोंग करता है या कौन सा नहीं करता, या पूछ लेगा इनमें से कौन सा अल्कली मेटल है या कौन सा अल्कली मेटल नहीं है। 3 दे देगा अल्कली, 1 दे देगा कुछ और। तो आपको यह याद होना चाहिए पहले ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब ये कैसे याद करना है, ये याद करना है हेलिना, हेलिना। 9th 10th में हम लोगों ने ऐसे याद किए, हेलिना की रब से फरियाद, और आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप आराम से याद कर लोगे। दूसरा जो ये ग्रुप होता है, दूसरा ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अल्कली अर्थ मेटल्स। और अल्कली अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटिनियम, बेरियम और रेडियम। ये होते हैं अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। अब ये कैसे याद करने हैं आपको, ये वही जो 9th 10th की हमारी पुरानी ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो ऐसे याद करना है। अगर ऑप्शन मिलेंगे तो आप आराम से कर लोगे ना, बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम की, बेटा मांगे कार, कार से कैल्शियम, कार स्कूटर, स्कूटर से स्ट्रोंटियम, और उसके बाद बेरियम और रेडियम। ठीक है, बाप रोए, बाप से बेरियम और रोए से रेडियम। तो एक तो आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, और इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको 16th ग्रुप को क्या बोला जाता है ये पता होना चाहिए। 16th ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं इसको, और ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोला जाता है, कैल्कोजन्स बोला जाता है, कैल्कोजन। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोला जाता है, कैल्कोजन। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को। उसके बाद आपको ये वाली 17th ग्रुप को क्या बोला जाता है ये पता होना चाहिए। 17th ग्रुप को बोला जाता है हेलोजन। और पेपर में देखो कैल्कोजन से तो एक बार को सवाल नहीं बनता, बट पेपर में बन जाता है। मैं थोड़ा सही लिखता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, ये जो 16th ग्रुप है इसको बोला जाता है कैल्कोजन्स। सी मतलब कैल्कोजन्स, एक मिनट स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ, कैल्कोजन्स बेटा सेकंड, कैल्को जन्स। कैल्को में सी एच सही लिख रहा था ना पहले, ठीक है, कर लेना आप सही, कैल्कोजन्स, कैल्कोजन। ठीक है, और ये जो 17th होते हैं इनको बोलते हैं हेलोजन। अब आपसे पता पेपर में कैसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, एमटीएस में भी शायद आया है और सीजीएल वगैरह में कई बार पूछा गया है। आपसे दे देगा इनमें से कौन सा हेलोजन है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हेलोजन याद करने में, बस हेलोजन वो सारे एलिमेंट होंगे जिनके पीछे आई एन ई आएगा। फ्लोरीन आई एन ई, क्लोरीन आई एन ई, ब्रोमीन आई एन ई, आयोडीन आई एन ई, एस्टाटाइन आई एन ई। तो ये जितने भी आ रहे हैं ना आपके, चाहे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटाइन है, ये सब आइन 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 वाले मतलब कौन से, हॉरी मतलब हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैल्कोजेंस के नहीं पूछे जाते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद 18th ग्रुप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 18th ग्रुप, 18th ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा साफ होगा। इस 18th वाले ग्रुप को, इस 18th वाले ग्रुप को क्या क्या बोला जाता है, एक तो जीरोथ ग्रुप भी बोला जाता है, जीरोथ ग्रुप। ठीक है, नोबल गैसेस भी बोला जाता है इनको, नोबल गैसेस। इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इनके नाम याद होने चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको नॉन मतलब नोबल गैसेस भी बोला जाता है, इनर्ट गैस भी बोला जाता है। और ये आपको कैसे याद रखना है, ऐसे याद करो, जो 9th 10th वाली ट्रिक है कि हेमा, नेहा और हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। हेमी, हेमा से हीलियम, नेहा से नियॉन, आर्ग और है मतलब क्या है, हेमा, नेहा और से आर्गन, करीना से क्रिप्टन, जीती रहना से जिनॉन और रहना से रेडॉन, रेडॉन। तो ये आपको नोबल गैस भी सब याद हो जाएंगी। ठीक है, और अब आपको एक ट्रेंड होता है ना, बेसिकली जो पीरियडिक टेबल का ट्रेंड होता है वहाँ से भी सवाल बनते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ किस तरह से सवाल बनते हैं, जस्ट बेटा सेकेंड। एक सेकेंड, अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ ना, और कुछ तो इसमें नहीं बताना है। अभी हम ट्रेंड देखेंगे, है ना, ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ एलिमेंट के बारे में और बता देता हूँ, लेकिन एक बार इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसे कर लेते हैं हम लोग रफ। हाँ देखो,
और तुम्हें किस किस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक आपका बेटा सेकंड, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बारे में पता होना चाहिए। देखो ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल होता है और ये ओनली लिक्विड नॉन मेटल है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है आपका, ओनली एक लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ब्रोमीन क्या है आपका, ओनली लिक्विड नॉन मेटल है। और आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, बताओ जल्दी, और किसके बारे में पता होना चाहिए। एक आपका मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वो बता दो। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और आप बताओ वो कौन सा मेटल होता है। तो देखो एक आपको एच जी के बारे में पता होना चाहिए। एच जी ये एक मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ओनली मेटल। एच जी क्या होता है आपका, ओनली मेटल जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। ओनली मेटल जो क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। एक आपको एच जी के बारे में पता होना चाहिए। ए जी सिल्वर का सिंबल है, कभी पेपर में आया है। ए यू गोल्ड का सिंबल है, ये भी पेपर में आया है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और आपका और आपको क्या पता होना चाहिए, एक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पता है पानी में रखा जाता है। फॉस्फोरस जो है वो पानी में रखा जाता है, वरना वो क्या करता है, एयर के साथ रिएक्टिव हो जाता है। तो फॉस्फोरस के बारे में पता होना चाहिए। और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिनको हम कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, एक तो हमारा सोडियम होता है, एक पोटेशियम होता है। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इनको अगर हवा में रखेंगे तो ये इनमें आग लग जाती है, तो इसलिए इनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। और अगर मेटल्स में देखा जाए लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो आपका मरकरी का होता है। एक तो आपको ये पता हो गया। अब थोड़ा हम ट्रेंड देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। और देखो मैं उसे डीप में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हम मैराथन कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेन क्यों होता है उसके पीछे नहीं जाएंगे। बस अभी आप रट लो, चाहे कुछ भी कर लो। अभी जस्ट एक चीज़, मतलब अगर देखो मैं इस एलिमेंट के इस तरह से ऊपर जाऊँगा, ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन अब एफिनिटी क्या होती है, क्यों होती है, उतना एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं है, और फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी ऐसे अगर हर चीज़ों को, और पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। बस ये देखो कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। और और क्या होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं अगर हम पीरियोडिक टेबल में, तो जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो बढ़ता है। मेटेलिक करेक्टर, जो मेटेलिक करेक्टर होता है आपका वो बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम नीचे से, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी हो गई, जब मेटेलिक करेक्टर जब बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा जो इसका, इससे ज़्यादा इसका एटॉमिक रेडियस होगा, इसका ऐसे तो इंक्रीजिंग होता आएगा, एटॉमिक रेडियस इनका बढ़ता आता है, ठीक है। और क्या याद रखना है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारी ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अच्छा मैं थोड़ा अच्छे से लिखवाता हूँ, है ना। मतलब आप कन्फ्यूज हो गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक सेकेंड दो बस। मतलब एक एक तरह की चीज़ें एक तरफ, और एक तरह की चीज़, अगर हम देखो किसी भी पीरियोडिक टेबल में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारी दो चीज़ बढ़ेंगी। एक हमारा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक क्या बढ़ेगा हमारा, एक बढ़ेगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, ठीक है। एक तरह से करेक्टरिस्टिक मान लो कि एलिमेंट्स की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगा। और आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। तो ये सब बढ़ेंगी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये सब क्या होंगे ऊपर जाने पर, मतलब ये सब बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। जब नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे आने में घटेंगे, तो ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद अगर हम इस पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होगा, तो जो आपका मेटेलिक करेक्टर होता है वो बढ़ेगा। जो आपका मेटेलिक करेक्टर होता है, मेटेलिक करेक्टर होता है एलिमेंट्स का, मेटेलिक करेक्टर होता है एलिमेंट्स का, वो बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा बताओ। एक तो आपका मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर, और एक आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, अभी कराया था ना, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक हो गया कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, मतलब कि इधर से इधर जाऊंगा तब क्या होगा।
तो देखो, जो नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ता है वो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, मतलब जो ऐसे बढ़ रहा है वो ऐसे भी बढ़ रहा है। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो देखो अभी ये मतलब वो गलत बटन दब गया तो उसकी वजह से थोड़ा बैक हो गया था। जो हम समझ रहे थे अभी वो यही था कि अगर हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो जो मैंने आपको 3 वर्ड लिखवाए हैं, क्यों नहीं लिखा जा रहा बेटा सेकंड, जो हम ऊपर जा रहे थे तो मैंने क्या क्या लिखवाया आपको, मैंने आपको लिखवाया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और क्या बताया था, एक और चीज़ बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी बढ़ेगी, आयनाइजेशन बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो जो नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगी वो लेफ्ट टू राइट जाने पे भी बढ़ेगी, मतलब जो नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगी वो लेफ्ट टू राइट जाने पे भी बढ़ेगी, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी वो, जो हमारा जैसे कि हमारा नीचे से ऊपर आने मतलब नीचे से अगर हम ऊपर से अगर हम नीचे आने पे क्या हो रहा था, हमारा मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा था और एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था। तो हमारा ऐसे जाने पर मतलब राइट टू लेफ्ट जाने पर ये मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेगा और आपका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो बस इतना सा याद रखना है इसमें, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइट टू येलो सॉलिड विद अ वीक एरोमेटिक ऑर्डर प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद से पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें कम सुगंधित गंध होती है, उसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। मतलब उसको जो प्योरीफाई किया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, सब्लिमेशन की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अभी देखो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट सॉलिड से, कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनती है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। और देखो ये सवाल ऐसा अगर तुमने पहले पीवाईक्यू में कहीं अटेम्प्ट कर रखा है तो कर दोगे, वरना नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट से याद कर लेना, आंसर सेम है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड अगर मेल्ट होता है, कोई सॉलिड अगर मेल्ट होता है किस में, आइस में, सॉरी सॉलिड तो मतलब आइस ही होगा, अगर मेल्ट होगा लिक्विड में तो उसको क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। अगर कोई लिक्विड अगर गैस बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन, उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, या उस प्रोसेस को एवेपोरेशन भी बोल सकते हो, एवेपोरेशन भी बोल सकते हो, एवेपोरेशन भी बोल सकते हो उस प्रोसेस को, ठीक है। और अगर कोई गैस से लिक्विड बन रहा है कि गैस है, और अगर वो भाप, जैसे कोई भाप है, भाप को मुझे वापस से पानी बनाना है, मतलब गैस अगर लिक्विड बन रहा है तो गैस से अगर लिक्विड बनेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। और अगर कोई गैस से डायरेक्ट गैस से डायरेक्ट अगर आपका कोई सॉलिड बने तो उसको बोला जाता है डिपोजिशन, उसको बोला जाता है डिपोजिशन। और ये तो पता ही होगा आपको कि अगर कोई लिक्विड से सॉलिड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, जैसे पानी को बर्फ़ बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग बोला जाता है। अभी देखो एंथ्रासिन को जो प्योरीफिकेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, जो एंथ्रासिन होता है ना उसमें सॉल्ट भी होता है, ठीक है, और एक ये सॉलिड पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, और उनको मतलब सब्लिमेशन के प्रोसेस के द्वारा उनको अलग किया जाता है। तो इतना मतलब हमारे मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि एंथ्रासिन को मतलब पूरा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो एंथ्रासिन को प्योरीफाई किया जाता है वो किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देख के आए हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच केमिकल एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 35, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 35, हैज अ डार्क रेडिश ब्राउन लिक्विड विद अ बर्निंग पीजेंट कलर। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 35 किसका है ये पूछा है, मैंने तो आपको 20 तक ही याद कराए हैं कि 20 तक याद कर लो, ठीक है। अब देखो ये तो हम नहीं कर पाएंगे कि मतलब रेड ब्राउन लिक्विड किसका है किसका नहीं है, लेकिन हमको 35 अगर एटॉमिक नंबर याद होता तो हम कर देते, लेकिन ऐसा बहुत रेयर पूछा जाता है, तो 35 तक याद करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, 20 तक हर बच्चा कर लेता है, फिर उसके बाद पेपर में जाके याद नहीं रहता। तो ये पर्टिकुलर याद कर लेना और इसका कलर भी याद कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार और सवाल बना है, ठीक है। ये होता है आपका ब्रोमीन, कौन सा होता है ये ब्रोमीन, IN आ रहा है, मतलब ये किस फैमिली से है, ये हेलोजन फैमिली से है, किस ग्रुप से है, ये हेलोजन ग्रुप से है। और ये इसका जो कलर होता है, कलर याद कर लेना, कलर होता है इसका डार्क
डार्क रेडिश ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। ठीक है, और इसमें ऐसा सच कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच इज द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ ऑक्सीडाइज मरकरी। देखो हाँ, एक मरकरी का ओर इंपॉर्टेंट है, कई बार आया पेपर में, बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रेलवे में, एसएससी में, अलग अलग एग्जाम्स में मरकरी का ओर पूछ लिया जाता है। तो मरकरी का जो ओर होता है एक सिन्नावर करके होता है, ये क्या होता है, एक मरकरी का ओर होता है। तो बस कुछ नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन ओर ऑक्सीडाइज मरकरी दैट अकर्स इन द ग्रेन्युलर, बस ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, मरकरी का ओर क्या होता है, सिनेबार होता है। अगर पेपर में पूछ लिया है मोस्ट कॉमन ओर ऑफ द मरकरी क्या है, तो डायरेक्ट सिनेबार, और यही आएगा ऑप्शन में, और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बस इतना याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी वाज पब्लिश्ड बाय जॉन डेल्टन इन 1808 टू एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन। अब थोड़ा सा जॉन डेल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो और इन्होंने देखो इस यहाँ से सवाल क्या बनता है, सबसे पहले तो ये बनेगा कि जॉन डेल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो पहले तो आंसर इसका एटॉमिक थ्योरी हो जाएगा। एटॉमिक थ्योरी दी थी, जॉन डेल्टन ने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। और ये कब दी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1808 में दी थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली इन्हें टाइम लगा था, 1803 से शुरुआत की थी, और मतलब ऑप्शन में 1803 भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस जो होते हैं वो आपके 1808 के होते हैं, तो एसएससी में ज़्यादातर ऑप्शन मैंने 1808 देखा, तो 1808 सही होगा। ठीक है, फाइनलाइज 1808 में हुई थी और 1803 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, और एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो हमारा जो एटॉमिक थ्योरी दी है जे थॉमसन ने दी थी, उसकी इनके बाद, तो इनके बारे में बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था 1897 में दिया था, 1897 में, उस मॉडल का नाम था प्लम पडिंग मॉडल। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्लम पडिंग मॉडल किसने दिया था, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, और इसमें ऐसा याद करने का जरूरत नहीं है, जे थॉमसन ने। और इन्होंने डिस्कवरी करी थी। आपको पता है 9th-10th में हम पढ़ते थे ईंट पर नाच। ठीक है, किस पे नाच, ईंट, तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन। ठीक है, तो ईंट, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने क्या करा था, डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, हमारे रदरफोर्ड भैया आते हैं, रदरफोर्ड। मतलब ये मान लो जब हम मतलब हम पे ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी, तब ये पता नहीं क्या क्या करने लग रहे थे, इन्होंने एक कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था, पूछ लिया जाएगा पेपर में, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, पेपर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, और इन्होंने खोज की थी 1911 में, किसकी, ईंट पर से मतलब रा पर, तो प्रोटीन नहीं, सॉरी, प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन, ईंट पर नाच, याद है ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, नाच, चैडविक, जेम्स चैडविक नाम था शायद उनका, जेम्स चैडविक। एक बार ईयर याद कर लेना थोड़ा यार, आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, और बाद बाकी का छोड़ते हैं, मतलब बाद बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ओबे। अब देखो बॉल एंड स्प्रिंग, अगर इसे डेप्थ में पढ़ना चाहो, केमिकल बॉन्ड वगैरह बहुत मतलब डेप्थ में, और वो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। अगर हमने स्प्रिंग, अगर हमें हुक्स लॉ पता है फिजिक्स में, अभी देखो फिजिक्स का लेक्चर आएगा, अगर आपको हुक्स लॉ पता है, तो देखो हुक्स लॉ क्या कहता है, देखो मैं बताता हूँ। हुक्स लॉ रिलेटेड टू स्प्रिंग होता है, और जब आप यहाँ पर स्प्रिंग देखोगे तो हुक्स लॉ लगा दोगे कि अगर जैसे मेरी ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये मेरी यहाँ से एक स्प्रिंग है, अगर मैं इस पर वेट लगा देता हूँ, सपोज 1 किलो वेट लगा देता हूँ, तो ये डिस्प्लेस होगी, पहले अगर यहाँ थी, और 1 किलो वेट लगाने के बाद ये थोड़ी नीचे आएगी। अगर मैंने एक किलो वेट इस पर टंगा दिया, तो सपोज ये एक मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ी, लेकिन फिर मैंने क्या करा, इस पर 1 किलो ना लगा के 2 किलो फोर्स लगा दिया, तो अब ये और नीचे आएगी, और अब ये कितनी बढ़ेगी, 2 mm बढ़ेगी। तो बेसिकली हुक्स लॉ ये कहता है, जो हमारी फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अब चलो मैंने यहाँ पर ये भी समझा दिया हुक्स लॉ।
फोर्स किसके द्वारा, मतलब डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट की। अगर डिस्प्लेसमेंट मैं एक्स मान लूँ, अगर मैं बराबर रखूंगा तो के एक्स। अब के क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाता है, जो कि मटेरियल किसका है, बहुत सारी वैल्यू होती है के की, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर के की वैल्यू डिपेंड करती है, लेकिन हुक्स लॉ स्प्रिंग वाले पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर बस इतना ही पूछा था, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए और डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द IUPAC nomenclature system, which functional group is characterized by the presence of OH group usually in a water like bent shape? IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार कौन सा कार्यात्मक समूह OH समूह की उपस्थिति में चिन्हित होता है, जो आमतौर पर पानी जैसे मुड़ी। अब देखो ये सब चीज़ें हमें जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ा देता हूँ, और अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप आराम से उनको, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अगर हम किसी में OH जोड़ देते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो वो अल्कोहल होता है, ठीक है। और जो हमारा OH ग्रुप होता है वो अल्कोहल ग्रुप होता है, मतलब अल्कोहल होता है, और साथ में जो साउंड आती है वो कैसी आती है, OL की आती है, ठीक है। जैसे अगर मीथेन में मैं OH जोड़ दूँ तो मिथेनॉल हो जाएगा, इथेन में जोड़ूँ तो इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पर नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि OH अल्कोहल होता है, ठीक है। OH क्या होता है, हमारा अल्कोहल होता है, और इसमें जो सफिक्स जुड़ता है, सफिक्स लिख लो, जो सफिक्स जुड़ता है किसी भी वर्ड के, जैसे मीथेन में अगर OL जोड़ दो तो मिथेनॉल हो जाएगा, सफिक्स मतलब जो वर्ड के एंड में जुड़ता है, तो वो कौन सा साउंड होता है, OL होता है। वैसे ही एक हमारा अगर हम COOH जोड़ दें तो ये कौन सा होता है, ओइक एसिड होता है, ओइक। जैसे अगर मैं मीथेन में जोड़ दूं या इथेन में जोड़ दूं तो इथेनॉइक। तो इस तरह से हमारा जुड़ जाएगा, और इसको कौन सा एसिड क्या बोला जाता है, कार्बोजेलिक एसिड बोला जाता है, कार्बोजेलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। एक होता है हमारा CHO। अगर हम किसी में CHO जोड़ देते हैं तो पहली बात तो हमारी जो साउंड आती है वो AL की आती है, ठीक है। और इसको कौन सा ग्रुप बोला जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है, एल्डिहाइड। अब देखो ओ में कौन सा बॉन्ड होता है, CO में कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना मैं करा रहा हूँ, बस इतना ही पेपर में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। CHO के मतलब जैसे अगर मैं किसी में CHO जोड़ दूँ, मीथेन में अगर मैं CHO जोड़ दूँ तो वो क्या हो जाएगा, इथेनल, ठीक है। और उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप OH देखोगे, और OH क्या है, आपका अल्कोहल ग्रुप है, बस आपको इतना पढ़ना है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द सिस्टमेटिक नेम ऑफ कलरलेस गैस विद अ फेंट इथेरियल कलर कॉल्ड एसिटिलीन वाइडली यूज्ड फॉर वेल्डिंग? आपको बताना है कि जो बेल्ट, अब देखो अगर आपको ये सारा भी कुछ नहीं पता ना, आपको ये पता होना चाहिए कि बेल्डिंग के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बेल्डिंग के लिए गैस का इस्तेमाल होता है ना, वो एसिटिलीन का होता है। वो किसका होता है, सॉरी बेल्डिंग, हाँ मतलब एसिटिलीन का होता है, यहाँ पर इथाइन दे रखा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, कि इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं ना, ठीक है। इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए कभी तो C2H2 होता है, ठीक है। अच्छा, आपको एल्काइन का फॉर्मूला पता है? सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लेना कि बेल्डिंग के लिए जो गैस यूज की जाती है वो इथाइन होती है, जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो एल्केन का अगर कभी फॉर्मूला पूछ ले तो वो होता है आपका CnH2n+2, ठीक है। जैसे कि C1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो C1H2 गुणा 1, अगर 1 लिया है मैंने n बराबर +2, तो CH4। बताओ किसका फॉर्मूला है, ये मीथेन का, ठीक है। ये सब 9th-10th में पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे से। एक होता है एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला बताओ। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, इसमें +2 नहीं करते। और एक होता है एल्काइन, एल्काइन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये होता है, ठीक है। अच्छा, जिसमें एक कार्बन एटम होता है वो मीथेन होता है, ठीक है। जिसका मीथेन का अगर फॉर्मूला देखो तो CH4 होता है। एक मीथेन के बाद दो दो कार्बन एटम किसमें होते हैं, C2H, 2 दूनी 4 6, ठीक है। इथेन का होता है C2H6। इथेन के बाद क्या आता है, प्रोपीन में होता है 3, प्रोपीन में होते हैं C3H8। उसके बाद ब्यूटेन में होता है 4, C4H10।
और ऐसे ही अगर हम ब्यूटीन का भी निकाल सकते हैं, ब्यूटाइन का भी निकाल सकते हैं, बस एन की वैल्यू सेम रहेगी, फॉर्मूला लगा दो। अब जैसे मुझे इसे ब्यूटाइन बनाना है, ब्यूटाइन का फॉर्मूला लगाना है, तो देखो ब्यूटेन ये एल्केन है, ए एन आ रहा है, एल्केन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। इससे मैंने ये फॉर्मूला निकाला। अब मुझे क्या निकालना है, ब्यूटाइन निकालना है, सपोज ब्यूटाइन निकालना है, ठीक है, ब्यूटाइन निकालना है बाई एन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारी 4 है, तो सी की 4 तो 4 ही रहेगा, एच 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर मतलब सॉरी 2 चौका 8, 8 में से 2 गए 6 बचे, तो C4H6 किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ब्यूटाइन का आ जाएगा। तो इस तरह से निकालना, ठीक है। तो ये नहीं भी सीखोगे तो छोड़ो, बट इतना याद होना चाहिए, मीथेन में 1 आता है, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, ठीक है। उसके बाद पेंटेन भी आते हैं, उसमें 5 आ गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर फिगर के हिसाब से आप आराम से देख लोगे, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक स्लाइड आगे खाली हो तो, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक सीजीएल मेंस 2022 सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि, अब देखो पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ। कुछ केमिकल नेम दे रखे थे, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और एक था आपका ब्यूट्रो एल्डिहाइड दे रखा था, ब्यूट्रो एल्डिहाइड, और एक और था वो मुझे याद नहीं है, एक दे रखा था आपका ब्यूट्रे एल्डिहाइड, एल हाइडो, ठीक है, ब्यूट्रे एल्डिहाइड। ये दो दो केमिकल नेम दे रखे थे और पूछा था कि इनका यूज कहाँ होगा, और ऑप्शन थे आइसक्रीम, हनी, ऑयल, स्पीसीज। तो इनका यूज ज़्यादातर खाने के सामान में होता है, और खाने का सामान जैसे मसाले, अब मसाले मतलब जो प्रिपेयर्ड खाने का सामान होता है। अब मसाले खाया जाता है लेकिन वो रॉ मटेरियल है, जो प्रिपेयर्ड होता है तो वो आइसक्रीम में होता है, ठीक है। और बेसिकली जो ये आपका इथाइल एसीटेट है ना, इसका मोस्ट कॉमनली यूज होता है फूड इंडस्ट्री में, किसके लिए, फ्लेवर के लिए, जैसे आइसक्रीम वगैरह के फ्लेवर के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए, एक एक एसिटिलीन, मतलब जो हम एसिटिलीन पढ़ के आ रहे हैं, एसिटिलीन, उसका यूज होता है, ये जो गैस का यूज होता है वो मतलब कि उसका राइपनिंग, जो फ्रूट्स पकते हैं ना हमारा, उसके लिए भी किया जाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और ये भी पेपर में आया है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का भी यूज किया जाता है। और अच्छा, कुछ कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सोडियम बेंजोइट, जैसे कि है सोडियम बेंजोइट, एक है बेंजोइक एसिड, दोनों ही बेंजोइक से हैं तो याद हो जाएंगे, बेंजोइक एसिड। ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव्स है जो कि फूड को ख़राब होने से बचाता है, ठीक है, जो फूड में डाले जाते हैं थोड़ा लंबे समय तक उनकी लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या है, आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, और कई बार पेपर में पूछा गया है, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं ये आपके, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं। अच्छा, मीथेन गैस के बारे में, मीथेन गैस के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन करने के लिए वो चीफ मतलब यूज किया जाता है। और जो आपका गोबर गैस होता है, गोबर गैस, गोबर गैस में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, वो मीथेन, मीथेन पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा गया था एक बार, मैं इस बार लिखवा दिया। चलो अच्छा, मीथेन कराया तो ब्यूटेन के बारे में बताओ। जो ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन, जो आपका सिगरेट जलाने का क्या बोलते हैं उसको, लाइटर, लाइटर होता है, जो उसमें फ्यूल भरा होता है, उसके लिए उसमें ब्यूटेन यूज होता है। कुछ आपके जेट होते हैं जो जहाँ से हमारे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं ना, जिन रॉकेट से, उनके फ्यूल के लिए भी ब्यूटेन का यूज किया जाता है। जो एलपीजी सिलेंडर गैस होती है उसमें भी आपका ये यूज होता है, क्या कहते हैं, ब्यूटेन यूज होता है। जो हमारे रेफ्रिजरेस मतलब जो हमारा फ्रिज होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट का यूज होता है, उसमें भी रेफ्रिजरेंट का यूज एसी वगैरह में भी किया जाता है, उसमें भी आपका ब्यूटेन गैस का यूज होता है। तो ये बात भी आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लो, ठीक है। इसका यूज सिगरेट लाइटर्स में भी किया जाता है, सिगरेट के लाइटर्स जो होते हैं, सिगरेट लाइटर्स, ठीक है। और जो हमारे स्टोव्स होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, स्टोव्स, ठीक है। हीट, और किस में यूज किया जाता है इसका, जो हमारे जेट वगैरह होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है इसका। और एज अ रेफ्रिजरेंट भी, रेफ्रिजरेंट में भी यूज किया जाता है इसका। और एलपीजी गैस सिलेंडर में भी आपका ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चायोट, बकमिनिस्टर फुलेरेंस एंड ग्राफीन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये सब किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। ये तो मतलब थोड़ा आसान सा है। किससे बने होते हैं ये? हमारे कार्बन से बने होते हैं। यहाँ पर आपको कार्बन एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड और मटेरियल बनाता है। जैसे कार्बन से और क्या बना होता है आपका? डायमंड भी कार्बन से बना होता है। डायमंड भी कार्बन से बना बना होता है। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन से बना होता है। सबके स्ट्रक्चर बस अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रेफाइट बहुत मतलब सॉफ्ट होता है। और मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट की बात करी जाए तो हमारा यही है, हार्डेस्ट मटेरियल। हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है। और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी इसी से बनता है, कार्बन से। तो ये दिया भी है यहाँ पर, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। चायोट भी कार्बन से बनता है, ठीक है। और तो ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ब्रोमीन। ब्रोमीन में क्या करा सकते हैं? ब्रोमीन में अभी देख के आए, इसका कलर कैसा होता है? ब्राउनिश रेड लिक्विड होता है, अभी जो सवाल बना था, ठीक है। और ये नॉन मेटल होता है, ये तो पता ही है, ये भी लिखवा दिया था मैंने। ये ओनली नॉन मेटल होता है, लिक्विड लिक्विड होता है, जो कि मतलब ओनली नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आर्सेनिक। अच्छा देखो, आर्सेनिक पाया जाता है वाटर में, और ये हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से डिट्रॉयट कर सकता है, ठीक है। ये आर्सेनिक पॉल्यूशन की वजह से एक बीमारी है जो होती है, वो लिख लो, ब्लैक फुट डिसीज। एक बार शायद सवाल बना था, ब्लैक फुट डिसीज, ठीक है। सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर बता दो, चलो। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। ना मांगो अलमाइटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन सेल अंडरगोज मेटाफॉर्मिज्म। तो देखो, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। ये रॉक मतलब ये ज्योग्राफी का एक तरह से क्वेश्चन मान सकते हो, और शायद ज्योग्राफी में मैंने कराया भी है ये, ठीक है। तो ये मेटाफॉर्मिज्म, सैंडस्टोन सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सिलेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइडली यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द केमिकल इंडस्ट्री। रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त घोल का सामान्य नाम क्या है? लाइमस्टोन, कैलोमल, स्लैग्ड लाइम, वर्न्ट लाइम। बताओ उसको क्या बोला जाता है? व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर ले जाओगे कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको क्या बोला जाता है। बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, पहले तो मेरे को फॉर्मूला बता दो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर Ca ब्रैकेट में OH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मतलब इसका केमिकल नेम और कॉमन नेम क्या है इसका? सिलेक्ट लाइम। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवा देता हूँ जो आपका सिलेक्ट लाइम, जो पेपर में पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट लाइम पूछा है, तो क्विक लाइम का भी आपको पता होना चाहिए। क्विक लाइम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्विक लाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्विक लाइम को का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। लिख लो। अगर आपसे फॉर्मूला ना दे के जैसे टेक्निकल केमिकल नाम पूछ ले, अभी जैसे पूछा, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। एक क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट लाइम अभी मैंने करा ही दिया, चलो यहाँ लिख रहे हो तो लिख लो, सिलेक्ट लाइम। ये होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। इसका क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आप याद कर लो, जिप्सम का। काफ़ी बड़ा सा है और याद हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा अभी। जिप्सम का, जिप्सम को जो बोला जाता है वो कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम मतलब कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2H2O, ठीक है। जिप्सम जिप्सम अगर देखो यहाँ तो आता है 2H2O, अगर मैं इसको ही हाफ H2O कर दूं तब क्या हो जाएगा वो बताओ। उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको। और केमिकल नाम होता है ये होता है
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसमें 2H2O आता है, बस फॉर्मूला सेम होता है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, बस ये वाटर का फ़र्क रहता है। और एक और है जो आपको याद करना है, पीओपी याद करा दिया। कैल्शियम जिप्सम याद हो गया। अच्छा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बताओ बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है ये बताना है आपको। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है। तो जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेकिंग सोडा पढ़ लिया। तो बेकिंग सोडा के बाद में और क्या पढ़ेंगे हम? बेकिंग सोडा हो गया, बॉसिंग सोडा भी कर लो। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, बॉसिंग सोडा भी कर लो। बॉसिंग सोडा, ये सारे सवाल बनते हैं। बॉसिंग सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। देखो इसमें हाइड्रोजन की मतलब वाटर बहुत ज़्यादा होता है, 10H2O होता है। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है 10H2O कि अगर ऑप्शन में 10H2O आए तो बॉसिंग सोडा लगा दो, क्योंकि बॉसिंग साफा मतलब किसी चीज़ को धुलते हैं हम तो बहुत सारा पानी लगता है, तो 10H2O उस तरह से याद कर लो। ठीक है, और और बॉसिंग बॉसिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। और क्या याद करना है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरो हाइपोक्लोराइट होता है ना, तो कैल्शियम से Ca, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तो Cl2। इसका टेक्निकल नाम, केमिकल नाम भी लिख लो, कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, अब आपका क्या क्या हो गया? क्विक लाइम हो गया, स्लैक्ड लाइम हो गया। ठीक है, जिप्सम हो गया। और बताओ, और क्या याद नहीं आ रहा? और एक दो सवाल और हैं। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता है CO2 जो होता है, CO2 उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, या आप बोल सकते हो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी यहाँ से भी सवाल बनते हैं पेपर में। ठीक है, HCl आप सभी को पता होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। ठीक है, और मार्बल का पता है? मार्बल मार्बल को बोला जाता है मेरे भाई कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट में हमेशा 3 होते हैं, CaCO3। ठीक है, कार्बोनेट। और एक विनेगर का और लिख लो, पेपर में पूछा गया, CGL में भी और शायद MTS में भी। विनेगर, विनेगर को क्या बोला जाता है? इसका केमिकल नाम क्या है ये भी याद रखना, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है विनेगर का आपका केमिकल नेम। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, और एक N2O का लिख लो, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसको लाफिंग गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि लाफिंग लाफिंग गैस कौन सी है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड है। और एक CGL में या पता नहीं किस में एक सवाल बना था कि ये जो लाफिंग गैस है, मतलब जो हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डेंटल सर्जरी के वक्त जो हमें सुन्न करने के लिए, हमारी दांतों में जैसे दांत निकलवाना या कुछ सुन्न करने के लिए जो एनेस्थीसिया देते हैं, वो कौन सा देते हैं? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड ही दिया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग आपका जो डेंटल सर्जरी होती है उसके वक्त। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अभी इतने ही याद आ रहे हैं। किसी को कोई और इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वो कमेंट करके बता देना, तो
और बच्चे वो नोट डाउन कर लेंगे वहाँ से देख के। वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना कर लोगे तो ये भी मोर देन इनफ है। जस्ट वेट अ सेकेंड। क्या हुआ, खत्म हो गई क्या क्वेश्चन? वेट अ सेकेंड। हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे ना हम। An image of which of the following element is shown by the map of Cyprus from which of the following element got its name। तो देखो, एक आपका जो कॉपर था ना, जो कॉपर एलिमेंट था आपका, वो बेसिकली कहाँ पे सबसे पहले पाया जाता था? साइप्रस करके एक आइलैंड था, साइप्रस करके एक लैंड था। और जो रोमन्स थे ना, जो रोमन्स थे, वो यहाँ से साइप्रस से इस मेटल को निकालते थे। और वो उस वहीं से, मतलब साइप्रस, ये जो क्या पूछा है, मतलब कहाँ से नाम आया, तो साइप्रस से ही आपका इस मेटल का नाम पड़ा था कॉपर। और जो रोमन निकाल लेके जाते थे, जो रोमन थे वो ज़्यादातर जो अपना मोस्ट ऑफ द कॉपर होता था वो यहीं से लेते थे। और वो बोलते थे इसको, कॉपर को उस वक्त नाम दिया गया था मेटल ऑफ साइप्रस, मेटल ऑफ साइप्रस, मेटल ऑफ साइप्रस। ठीक है, तो और इसमें कुछ खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु स्टार्टेड द केमिकल रिवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी बाई नेम ऑक्सीजन एंड हेल्पिंग द ऑर्गेनाइज केमिकल नॉमनक्लेचर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का किसने नाम दिया था? तो वो लेबोजियर ने दिया था, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके लेबोजियर थे उन्होंने क्या दिया था? आपका ऑक्सीजन का नाम दिया था। और एक और इम्पोर्टेंट इनके बारे में याद रखना जब इनका नाम आया है, तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था। बेसिकली जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट है, वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये कह रहे थे। जैसे कि अगर मैं CH4 प्लस O2 करा हूँ, तो अब देखो कैसे करेंगे हम इसे बैलेंस। 6CO2 प्लस H2O, अगर हमें मास बराबर करना है तो H4, तो यहाँ 2 ले आया मैं, तो ऑक्सीजन 2 और 2, 4। ठीक है, तो मतलब ये इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक जो मास होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारा रिएक्टेंट। जो हमारा रिएक्टेंट वो होता है जिनसे मिलके जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट है, और जो दो चीज़ मिल रही हैं और किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो हमारा प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट है, और जो चीज़ बन रही है वो हमारा प्रोडक्ट है। अब हम जो करने वाले हैं क्वेश्चंस, वो SSC MTS 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 45, वो वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन जो SSC MTS में पूछे गए थे, SSC MTS 2023 में सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि कम शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। वहीं पर जो MTS 2022 में पेपर हुए थे वो ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुए थे, टोटल 57 शिफ्ट में पेपर हुए थे, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। 45 क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रोटेक्टिव कोटिंग इज अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। देखो, इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है गैल्वेनाइजेशन के बारे में, कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है। उसमें क्या करते हैं हम? जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग की जाती है किस पर? आयरन पर या स्टील पर, कि उसमें जंग ना लगे। आयरन या स्टील पर उसकी जिंक की क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, और यही क्वेश्चन मैनी नंबर ऑफ टाइम्स पेपर में पूछ लिया जाता है। और तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कंफ्यूज क्या, इसे डायरेक्ट याद रखो कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं किसकी? जिंक की। किसके ऊपर? आयरन या स्टील के ऊपर, या तो आयरन दे देगा या स्टील दे देगा। तो इसका आंसर हो गया जिंक। ये कॉपर, निकेल, सिल्वर, ये कुछ मत लगा देना। ठीक है, तो हमें इसमें और कुछ ऐसा चीज इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड सोप्स बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो देखो, ये भी तुमको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ और अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ग्लाइसरॉल होता है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह में यूज किया जाता है, सोप्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। और इसमें अलग से जो हम डेली मतलब एवरीडे
केमिस्ट्री जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है वो पूरा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा जो सवाल बना है वो एक यहीं से बना है। और ग्लाइसरॉल ये तो सबको पता ही होगा कि जो मॉइस्चराइजिंग वगैरह के लिए यूज होता है सोप्स में और क्रीम्स में, वो ग्लाइसरॉल होता है, बहुत कॉमन है, हम लोग वैसे भी ग्लाइसरॉल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी ग्लाइसरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन एज। तो देखो जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, सॉरी, जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है आपकी, एसिड और बेस, ये दोनों मिला के ये जो रिएक्शन होती है, ये दोनों जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। कि देखो एसिड को अगर हम बेस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एसिड है ये बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल था। अब चलो मैं एसिड में, जो एसिड से, देखो एसिड से और खास सवाल नहीं बनते, जो पूछे जाते हैं एसिड से वो ऐसे पूछ लिया जाएगा, कर्ड में कौन सा एसिड है। और अभी 2-3 मैंने नए नाम देखे हैं जो जैसे लेमन वगैरह तो सबको पता होता है, जैसे एक पूछा है कोकोनट ऑयल में, एक पूछा है मस्टर्ड ऑयल में। तो ये सब लिख लो, मैं आपको करा देता हूँ किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करी जाए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बताओ किस में पाया जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड है, एक मिनट, जो आपका लैक्टिक एसिड है वो आपका कर्ड में पाया जाता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ये सारे नोट डाउन कर लो, पेपर में पूछता है। कर्ड मतलब दही में पाया जाता है, डी है वो, ठीक है, दही में पाया जाता है। उसके बाद लेमन हो गया आपका, ठीक है, लेमन, और ऑरेंजेस हो गए आपके, लेमन हो गए, ऑरेंजेस हो गए। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और एक बहुत कॉमन है जो आंट आंट स्टिंग करती है, आंट जैसे जो चींटी होती है वो खा जाती है, उसमें उसके जो उसमें चींटी के जो मतलब आंट जो काटती है उसमें वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, उसमें कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो विनेगर के बारे में पता होना चाहिए, विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। और आपको इमली में पता होना चाहिए, इमली में टैमरिंड जिसको बोला जाता है, टैमरिंड, क्योंकि ये खट्टी होती है तो सिट्रिक मत लगाना, इसमें होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक टार्टरिक एसिड। ठीक है, और आपको किस में पता चला होना चाहिए, आपको पालक में, स्पिनिच में पता होना चाहिए, स्पिनिच में, पालक, और आपको टोमेटो में पता होना चाहिए, टोमेटो में। इनमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और एक बार सवाल बना था कि एसिड, किंग ऑफ एसिड किसे बोला जाता है, किंग ऑफ ऑल एसिड, सबसे भयंकर एसिड कौन सा होता है, किंग ऑफ ऑल एसिड कौन सा होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और और आपको क्या पता होना चाहिए, अच्छा हाँ, मैं कोकोनट की बोल रहा था ना, कोकोनट में बताओ, कोकोनट ऑयल में कौन सा एसिड होता है, ये थोड़ा कम पता होता है बच्चों को। कोकोनट में होता है लॉरिक एसिड, कोकोनट में कौन सा होता है, लॉरिक एसिड होता है, लॉरिन बिश्नोई है, लॉरिन बिश्नोई, कोकोनट पानी पीता है, इस तरह से याद कर लो। और उसके बाद एक यूरिसिस या यूरिक क्या पढ़ेंगे इसे, देखो, यूरिसिस, यूरिसिस एसिड आपका किस में होता है, यह पूछा गया था शायद MTS में पूछा गया है, मस्टर्ड ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में। तो आपको एसिड से बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। और डेप्थ में मैंने देखा कि सवाल नहीं बनता है, तो पूरा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इतना कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल एंड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो जब हम ग्रुप में आपको अभी कराई थी पीरियोडिक टेबल, तो मैंने आपको ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट याद कराए थे, ग्रुप 1 के एलिमेंट याद कराए थे, कैसे, हेलिना की रब से फरियाद। तो देखो वो पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है, हेलिना, ली से लिथियम है, ना से सोडियम है, ठीक है, हेलिना की से पोटेशियम ये है, कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम नहीं आता, हेलिना की रब से फरियाद अगर आप देखोगे तो हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ठीक है, उसके बाद हेलिना की रब से फरियाद, तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम नहीं है। ठीक है, एक ऐसी से होता है एलिमेंट, उसका नाम याद नहीं आ रहा, और उसके बाद हेलिना की रब से फरियाद, रब से और फरियाद, फ्रॉन्सियम करके एक एलिमेंट होता है, वो होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो देखो ये मतलब जो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड से जो आपके बॉन्ड वगैरह होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह, एक ही सवाल आया है तो मैं पूरा बॉन्ड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि देखो वही है कि पढ़ने को बहुत कुछ है और आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से ज़्यादा सवाल बनते हैं। केमिस्ट्री से हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में एक बने और एक मतलब एक सवाल बनेगा, और पूरे मतलब 60 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन बना है बॉन्ड से, तो इसे हम कोवलेंट बॉन्ड को मैं नहीं करा रहा हूँ, है ना, बॉन्ड वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। और इसमें अगर इसका कोवलेंट बॉन्ड में अगर हम देखें, करा दूं के देख लें एक बार। चलो छोड़ते हैं, इसका आंसर तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। देखो डायरेक्ट तो नहीं रट पाऊंगा, लेकिन देखते हैं वीडियो के एंड में मैं देखता हूँ बॉन्ड वाला एक जो चैप्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड हम पढ़ लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू प्योरीफाई वाटर एज अ डिसइंफेक्टेशन। मतलब अब देखो ये मतलब कौन सा केमिकल है जो वाटर में यूज होता है डिसइंफेक्शन, मतलब पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है। तो देखो ये पानी में कौन सा केमिकल शुद्ध मतलब केमिकल यूज होता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल यूज होता है। ये आपका क्लोरीन डाला जाता है, इसमें कुछ ऐसा और कोई साइंस नहीं है। वहीं पर मुझे लिखवा देना चाहिए था जब हम पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे थे, मैंने डिफरेंट चीज़ें लिखवाई थी। क्लोरीन जो यूज होता है वो पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है किसको, पानी को। तो ये आप वहाँ लिख लो जहाँ अपने पीरियोडिक टेबल में हमने ब्रोमीन वगैरह डिफरेंट चीज़ों के मैंने लिखवाए थे, वहीं पे लिख लो क्लोरीन इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग द वाटर। बस इसमें और कुछ एडिशनल नहीं करना, पूरी पीरियोडिक टेबल हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, केमिकल नेम ऑफ मार्बल। मैं सारे केमिकल नेम करा चुका हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसे, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर ये दे रखा है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट का चलो फार्मूला बता दो। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। तो ये ऑलरेडी मैं आपको जब हमने अभी पूरे केमिकल फार्मूला देखे थे वो सारे करा चुका हूँ, वहीं से आएंगे केमिकल फार्मूला जो भी आपके सवाल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर अभी हमने देखा मतलब कौन सा एसिड होता है, वो भी एसिडिक एसिड होता है और यही इसका केमिकल नेम भी होता है, ठीक है। विनेगर हिंदी में बोलते हैं सिरका, ठीक है। तो ये अभी हम देख ही चुके हैं और पहले भी बता चुका हूँ वीडियो जब हम शुरुआत की थी, ये लेक्चर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी। देखो वो जब मैं बता रहा था ना, हम केमिकल नेम देख वो फार्मूला देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था जो N2O है, जो लाफिंग गैस होता है आपका, लाफिंग गैस, वो कहाँ यूज कैसा यूज होता है, एज एन एनेस्थेटिक यूज होता है। मतलब कि आपकी मतलब जबड़े को सुन्न करने के लिए, जो आपका जबड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एनेमल जो होता है, उसको सुन्न करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है और इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड भी दे सकता है ऑप्शन में, और आपको डायरेक्ट ऐसे N2O करके भी दे सकता है, ठीक है। इसका N2O दे दिया, इसका ऐसे दे दिया, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि N2O को ही नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है या नाइट्रस ऑक्साइड को ही N2O बोला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। कि अगर किसी भी किस पर ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव जैसे अगर मैं कोई एक्स मेरा एलिमेंट है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि इसने क्या करा है, इसने डिनोट किए हैं इलेक्ट्रॉन। अगर वैसे तो आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो लिख लो। अगर कोई किसी को देता है तो उससे पॉजिटिव मतलब अगर तुम किसी को दे रहे हो तो तुम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो आपसे ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि तुम तो दे रहे हो ना, तुम पॉजिटिव हो, वो उधार ले रहा है तो वो नेगेटिव है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, अब किसी पर ज़्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो प्रोटॉन क्या होगा, इसके पास ज़्यादा बचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिए, तो इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो स्टेटमेंट में यही पूछा है, इट हैज़ मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, ये वाला सही हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक इसका बहुत फेमस एग्जांपल है NaCl, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देता है, ठीक है, और ये इस पर माइनस का आवेश आता है, मतलब माइनस का चार्ज आता है, ठीक है। और आपको ये पता प्रोटॉन कहाँ होता है, जो एटम होता है, जो उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं,
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। और जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब +1 वैल्यू होती है इसकी, -1 वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की वो सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनकी जीरो वैल्यू होती है, ये पता होना चाहिए। और और आपको क्या पता होना चाहिए? चलो ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं, आगे कोई सवाल आएगा तो और थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो हमारी लेयर होती है, जो हम कोटिंग करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, ये जानते हो क्या होता है? देखो ये बता देता हूँ एक बार, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और सेडिमेंटेशन ये सब क्या होते हैं? ये मेथड होते हैं मिक्सचर्स को सेपरेशन करने का। जैसे थोड़ा आपका फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, चलो अभी आगे कोई इस पे सवाल बनेगा जरूर, 2 सवाल आए हुए हैं तो आगे देखूंगा, आगे बताऊंगा, है ना, पूरा बने हुए हैं इस पे 2 सवाल मैंने देखे थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द विच इज़ द हैवीएस्ट, विच होना चाहिए, विच इज़ द हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विद एन एटॉमिक वेट ऑफ 238। तो जहाँ आपने पीरियोडिक टेबल बनाई है ना, जहाँ पर आपने वो पीरियोडिक टेबल वाले नोट्स बनाए हैं, वहीं पर लिख लो कि जो यूरेनियम होता है, आपने यूरेनियम U-238 ऐसे करके भी देखा होगा, है ना। तो पहली बात तो यूरेनियम आपको ऐसे U-38 से समझ में आ जाना चाहिए, और ये नेचुरली अकरिंग में सबसे हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है ना वो 238 टू 238 ग्राम होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है हमारा हीलियम, ठीक है, तो हीलियम क्या है? हमारे नोबल गैस है, ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करी जाए तो 2 होता है, तो ये तो बात आपको पता ही होगी। जीनॉन का जो ये भी एक नोबल गैस है। मरकरी, मरकरी के बारे में मैंने एक खासियत बताई थी आपको, ठीक है, मरकरी का एक तो मैंने आपको और बताया था, और ये नेचुरली लिक्विड फॉर्म में ओनली मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका जो और है, एक और पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, वो है सिन्नाबार, विशेष, है ना। तो इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, और हमें इसमें और कुछ खास देखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब्लिमेशन होता है, सॉरी डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। अभी क्या होता है डिस्टिलेशन? जैसे देखो मैं बताता हूँ, 2 मिक्सचर हैं, जैसे पहली बात तो टू मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड क्या होता है ये जानो। 2 तरह के लिक्विड होते हैं, एक होता है मिसिबल लिक्विड, एक होता है मिसिबल लिक्विड, एक होता है इममिसिबल लिक्विड, इममिसिबल लिक्विड। जैसे देखो, अगर मैं वाटर को वाटर में मिल्क मिलाऊं तो बिल्कुल एकदम घुल जाएगा, ये मिल्क जो है मेरा एकदम घुल जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो ये तो हो गए मेरे मिसिबल लिक्विड। लेकिन अगर मैं इममिसिबल लिक्विड क्या हो गया, जैसे ऑयल ले लिया मैंने और पानी ले लिया, वाटर ले लिया, तो ये घुलेगा नहीं। अब वाटर में क्या होगा, जैसे कैसे ऐसे ड्रॉप 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 आउटलेट सी बन जाती है, तो ये इममिसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है। ऑयल को वाटर में घोलना, वाटर को ऑयल में घोलना, ठीक है। अभी ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे 2 हमारे मिसिबल लिक्विड हैं, वो आपस में घुल गए, प्रॉपर एकदम घुल गए आपस में। अब मुझे जो उनको अलग करना है, उस मिक्सचर को सेपरेशन करना है, सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट। जैसे 2 कंपोनेंट हैं, जैसे मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक इसका बहुत फेमस एग्जांपल है वाटर और NaCl। अब ये बताओ, नमक और पानी घुल जाता है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर घुल जाएगा अगर आप घोलोगे उसे। अब ये बताओ, अगर मुझे नमक और पानी को क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ? तो इसे भी अलग अलग किया जा सकता है। अगले पेज पर देखते हैं। जैसे देखो, कुछ मेथड होते हैं, मतलब प्रॉपर समझाता हूँ आपको। मेथड फॉर सेपरेशन, मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब देखो, सब मतलब जैसे 2 मिक्सचर के सेपरेशन को करने के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे एक मेथड होता है डिस्टिलेशन, सवाल जो बनाए इसी मेथड से बनाए, ठीक है। क्या होगा, जैसे 2 लिक्विड मतलब 2 सब्सटेंस को मैंने आपस में घोल दिया। जैसे मैंने क्या लिया, मैंने वाटर लिया
और वाटर में नमक घोल दिया। अब नमक के कण बिल्कुल घुल गए, अब मुझे करना है अलग। तो मैं इसे अलग कैसे करूँगा, मैंने एक बॉटल लिया, मतलब एक ये बॉयलर लिया, इससे एक पाइप कनेक्ट किया, एक मैंने कंटेनर यहाँ पे लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे गर्म करूँगा, इसे मैं क्या करूँगा, नीचे से हीट दूंगा। जब मैं इसे गर्म करूँगा तो क्या होगा ये समझो, यहाँ से जो वाटर है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो वो है 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर जो NaCl होता है, हमारा सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ, जो पानी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और 1500 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो वो तो जल्दी पहुंचेगा नहीं। जब तक ये 1500 डिग्री हीट पहुंचेगी तब तक तो पानी का भाप बन के यहाँ पहुंच गया होगा। तो क्या होगा, मेरा नमक तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि वो जब तक गर्म होकर भाप बनेगा, जब तक मतलब भाप बनने में उसे बहुत टाइम लगेगा, मुझे 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाना पड़ेगा, तब जाके वो भाप बनेगा। लेकिन पानी 100 डिग्री पर ही भाप बन जाएगा, और भाप बन के कहाँ हमने वो इसको यहाँ पर इस पाइप के थ्रू यहाँ स्टोर कर लिया, और यहाँ हम उसका क्या करेंगे, कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जो भाप होती है, भाप से जो पानी बनाते हैं उसको हम कंडेंसेशन करते हैं। तो नमक हमारा यहाँ रह गया, पानी हमारा यहाँ चला गया, इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन। ऐसे ही एक होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है एक। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, एक जैसे मैंने बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें इसमें मतलब कि दो लिक्विड है, एक थ्रेड डाला जाता है, और कुछ एक लिक्विड अलग से डाला जाता है, केमिकल का नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा, वो क्रिस्टल के फॉर्म में इस थ्रेड से चिपक जाते हैं, ठीक है, और इस थ्रेड को निकाला जाता है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म से बाहर निकल आते हैं। तो इसमें भी ऐसे किए जाते हैं। अब डिफरेंट मेथड होते हैं, डीप में सिर्फ डिस्टिलेशन के बारे में पूछा गया है, SSC MTS और CGL में भी। तो मैं लेकिन प्रोसेस बता देता हूँ और कौन कौन से मेथड होते हैं। एक तो डिस्टिलेशन मेथड होता है, एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, एक आपका एवोपोरेशन मेथड होता है, इसको डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं। एक होता है हमारा एवोपोरेशन, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए ये सारे मेथड होते हैं, दो दो मिक्सचर में से दो कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए। एवोपोरेशन, क्रेमेटोग्राफी होती है एक, क्रेमेटोग्राफी होती है एक प्रोसेस, ठीक है। और कौन सा होता है, एवोपोरेशन होता है, क्रेमेटोग्राफी होता है, सब्लिमेशन होता है एक, एक आपका सब्लिमेशन होता है, एक आपका फिल्ट्रेशन होता है। अभी इतने ही याद आ रहे हैं ना, एक दो और होते हैं। हाँ, एक आपका सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन, एक आपका सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, कैसे निकलेगा, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो हमारा जो ये पहला वाला, ये पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया था विच इज यूज्ड, मतलब बेसिकली ये होगा विच प्रोसेस, थोड़ा कट गया है, विच प्रोसेस इज यूज्ड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं, ठीक है, उनको बॉयल करते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। कि जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो एक लिक्विड भाप बन के चला जाएगा, एक वहीं रहेगा, तो वो दोनों अलग हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर extracted from their ores by heating beyond the melting point is called। तो इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग। जब हम मेटल्स को, जब हमें मेटल्स निकालने, जब देखो मेटल्स कहाँ से मिलता है, ओर से मिलता है, जब हम उनके मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, बेसिकली इतना जो हमारा हीट होता है, जो हमारा बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर होता है, उसे हम उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा कर देते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो जो ओर से हम उस प्रोसेस में लिक्विड बना के, जब हम ओर में से डिफरेंट मेटल्स को अलग अलग किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोला जाता है। और इसमें और कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, जो बताने लायक हो। एक सेकेंड, स्मेल्टिंग, हाँ स्मेल्टिंग बोला जाता है। एक्सट्रैक्टिंग, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सट्रैक्टिंग मत लगा देना गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एसिड इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन टोमेटो। अभी देखो मैंने बताया जो सवाल बनते हैं आपके यहीं से बनते हैं, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मैंने बताया था जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो आपका एक तो टोमेटो में पाया जाता है, एक तो आपका टोमेटो में पाया जाता है, और बताओ और किस में पाया जाता है।
एक तो आपका टोमेटो में पाया जाता है और एक स्पिनिच में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फादर हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। ठीक है, यहाँ पर हु कट गया है। हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन लाया था, हेनरी मॉजले लाया था, हेनरी मॉजले। लेकिन इसके जनक कौन है, इसके फादर थे मेंडलीव भैया। कौन थे, मेंडलीव भैया थे, डेमेट्री मेंडलीव नाम था जिनका। ठीक है, मतलब बहुत, मतलब इन्हीं की वजह से ये मान लो कि आज इतना आसान इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बना के दिए। हेनरी मॉजले ने तो बस कॉपी किया वहाँ से, एक एक होता है कि कोई चीज़ कुछ बना के चले जाओ, उसमें मॉडिफिकेशन किया है। असली काम तो डेमेट्री मेंडलीव जी ने कहा, मेंडलीव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एडेड टू द टूथपेस्ट टू रिड्यूस टूथ डिके। कि देखो जो टूथपेस्ट में हमें क्या ऐड करते हैं जिससे हमारा टूथ डिके ना हो। तो देखो जब शायद बायोलॉजी में पढ़ाया है या नहीं, मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं पढ़ाए ना आपको। जो आपका फ्लोराइड होता है ना, फ्लोराइड, बस इतना पढ़ लो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो फ्लोराइड होता है, जो आपका FLUORID, जो आपका फ्लोराइड होता है वो किसके लिए आता है, जो आपका इनेबल होता है ना, टूथ इनेमल, उसको मजबूत करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, फ्लोराइड क्या करता है, जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपके जो जबड़ा होता है उसे मजबूत बनाता है। और बेसिकली जो कैविटीज हो जाती है या जो आपके टूथ डिके होने लगते हैं, कैविटीज की वजह से ही टूथ डिके होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली टूथपेस्ट में इसीलिए क्या ऐड किया जाता है, फ्लोराइड ऐड किया जाता है। तो इसमें बस इतना ही समझना है। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो देखो गोल्ड और सिल्वर के, देखो जितने भी एलिमेंट से सवाल आ रहे हैं ना वहीं लिख लो जहाँ पीरियोडिक टेबल में आपने लिखा है। गोल्ड और सिल्वर को जो मिला के बनता है वो इलेक्ट्रम मिलता है। इलेक्ट्रम क्या बनता है, इलेक्ट्रम बनता है। अच्छा, गोल्ड का मुझे और सिल्वर का मुझे क्या बता दो। गोल्ड का AU होता है और सिल्वर का AG होता है, ये पता होना चाहिए। सिंबल सिंबल पूछ लेगा आपसे क्योंकि बहुत अजीब से सिंबल है ना। HG किसका होता है, मरकरी का। मरकरी क्या है, आपका लिक्विड है मेटल्स में, ओनली मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर। और और सिनेबार क्या है, और है। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना हमें। ब्रॉन्ज, अच्छा अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एलॉय देख लेते हैं कि ब्रॉन्ज किसका एलॉय। जैसे इलेक्ट्रॉन किससे मिलके बनता है, गोल्ड और आपका सिल्वर से। ऐसे ब्रॉन्ज बताओ किससे मिलके बनता है। ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर और टिन से मिलके। कॉपर और टिन से मिलके क्या बनता है आपका, ब्रॉन्ज बनता है। ब्रास, ब्रॉन्ज पढ़ा है तो ब्रास भी पढ़ लो। जो ब्रास है, ब्रास किससे बनता है, ब्रास मिलता है कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से मिलके कौन बनता है, ब्रास मिलता है। एक होता है सोल्डर। सोल्डर किस किस से मिलके बनता है, सोल्डर का एलॉय क्या क्या है, लीड और टिन। लीड एंड टिन, इससे मिलके सोल्डर बनता है। और क्या बनता है, एमलगम, एक एमलगम है वो भी इंपॉर्टेंट है, CGL में भी पूछा गया है, शायद MTS में भी पूछा गया है। एमलगम, मरकरी। और इसके साथ देखो मरकरी कंपलसरी होती है, और मतलब जहाँ पर मरकरी ऐड हो जाए, मरकरी +1 और मोर मेटल्स ऐड हो जाए उसको एमलगम बोला जाता है। और एक और पूछा गया था, कॉन्स्टेंटन, ये किस किस को मिला के बनता है कॉन्स्टेंटन, ये बनता है आपका निकिल और कॉपर को मिला के, निकिल प्लस कॉपर को मिला के कॉन्स्टेंटन। तो ये इतने एलॉय याद कर लेना, ठीक है, ये मोर देन इनफ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सबस्टेंस कैच कर लेता है क्या, फायर, उसमें आग लग जाती है, उसको क्या बोला जाता है। इससे आसान एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है क्या, बताओ। इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे इसमें, भाई क्या ही बताऊँ, है ना। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता ही है। एक्सप्लोजन कुछ ऐज खास होता नहीं है। कंबसन पॉइंट जब कोई भी मटेरियल मतलब कंबसन प्रोसेस में चला जाए वो कंबसन टेम्परेचर होता है। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर आयोनिक कंपाउंड MgCl2।
मैग्नीशियम क्लोराइड होता है इसमें। भाई देखो, ये कोई सवाल ऐसे नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा जब भी करोगे। Mg से मैग्नीशियम हो गया, Cl2 को क्लोराइड बोलते हैं, तो इसमें तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सच खास है नहीं। नहीं है ना। Negative ions that consist of single atom are named by adding suffix. The negative ions that consist of single atoms are named by adding the suffix the stem of the name of the element. एकल परमाणु से मिलकर बने ऋणात्मक आयनों का नामकरण जड़त्व के नाम के मूल से प्रत्यय को जोड़कर किया जाता है। देखो, इसमें ये कहना चाह रहा है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, जैसे अभी मैंने बताया था Na+Cl, Cl- इस पे होता है, तो जो सफिक्स जुड़ता है, अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस पर जो सफिक्स जुड़ता है, सफिक्स मतलब होता है कोई वर्ड है उसके एंड में कोई चीज़ जुड़ती है, उसको बोला जाता है सफिक्स। ठीक है, तो वो उसके वो कौन सा साउंड आता है बाद में, तो देखो इसमें आप, अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा होता, आप बस ये जो मैंने अभी पढ़ाया था पहले, वो अगर अपने दिमाग में याद कर लेते कि भैया ने बताया था सोडियम क्लोराइड, और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो मतलब बाद में क्या आता है, आईडीई आती है। देखो क्लोरीड, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम, इसे मैं कैसे लिखूंगा, सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज में बाद में क्या आता है, आईडीई, तो नेगेटिव चार्ज में आईडीई आता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए। हम्म, ठीक है, अभी इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस आफ्टर हैव कॉमन नेम। पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस मतलब, अच्छा, जो पॉजिटिव होते हैं, जो मतलब पॉली एटॉमिक होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एटम होते हैं। ठीक है, पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस होती हैं, जैसे 2+3+4+ ऐसे करके होते हैं। उनके पीछे सफिक्स क्या आता है, तो उनके पीछे सफिक्स आता है ओनियम। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है। जैसे एक है आपका अमोनियम, अमोनियम का फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, अमोनियम का फार्मूला होता है NH4+, तो ये पता रहना चाहिए। तो इसमें देखो, पॉली एटॉमिक है और प्लस का साइन है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, हम आपकी आयन कैसी है, पॉजिटिव है, प्लस का साइन है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव माइनस का है तो नेगेटिव। एक अमोनियम हो गया, एक फॉस्फोसियम होता है। ठीक है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, फोस्फोसियम होता है, फोस्फोनियम होता है, सॉरी फोस्फोनियम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है PH4+। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूले भी याद करना, और ये भी याद रखना कि जब पॉलो एटॉमिक चार्ज, मतलब पॉलो एटॉमिक पॉजिटिव आयन चार्ज होता है, तो उसके उसके सफिक्स क्या लगता है, ओनियम लगता है, ओनियम लगता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मेटल्स, नॉन मेटल जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये आपको बताना है वो कौन सा एटम है। तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया था ना, कार्बन, कार्बन कितने फॉर्म्स होते हैं, ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, चायोट होता है, कितने बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो ये आपका कार्बन हो गया डिफरेंट फॉर्म्स में, बस स्ट्रक्चर, कार्बन का स्ट्रक्चर चेंज होने पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन कोकोनट ऑयल। देखो, मैंने कोकोनट ऑयल आपको बताया था, लॉरेंस बिश्नोई कोकोनट पीता है, तो लॉरिक एसिड। ठीक है, इज द प्रोसेस, विच इज द प्रोसेस, देखो ये बिच और ये आगे का थोड़ा कट गया है, तो ये थोड़ा मैनेज करना। इज द प्रोसेस इन विच नेचुरल रबर इज ट्रीटेड विद सल्फर टू मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड इलास्टिक। देखो, जैसे एक प्रोसेस थी गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिंक की कोटिंग कर रहे थे आयरन के ऊपर, फॉर फॉर क्यों कर रहे थे, फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द रस्टिंग, जंग लगने को रोकने के लिए कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो नेचुरल रबर है उसमें हम सल्फर को क्या करते हैं, सल्फर में को मिलाते हैं, सल्फर, उससे क्या होती है, सल्फर मतलब आपकी रबर जो होती है ड्यूरेबल होती है और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। तो कुछ नहीं पूछा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो पूछा है, तो बहुत आसान है, बल्केनाइजेशन। बल्केनाइजेशन, आप देखो फर्मेंटेशन तो नहीं होगा, सपोनोफिकेशन सोप से रिलेटेड है, अगर कार्बोनेशन कार्बन से रिलेटेड है, आप तो एक ही बचा बल्केनाइजेशन। तो वैसे भी आप इसे कर सकते थे, लेकिन मैंने बता भी दिया है कि बेसिकली जो आपके रबर को, जो नेचुरल रबर होती है उससे में आर्टिफिशियल रबर मिला बनाते हैं, जो देखो नेचुरल रबर को आर्टिफिशियल रबर सल्फर वगैरह मिला के बनाया जाता है, उससे क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। व्हाट केमिकल एलिमेंट डज
एच स्टैंड फॉर, भाई ये तो मतलब क्यों ही पूछ रहे हो ये सवाल, ठीक है, इसके लिए तो क्या ही है ना, सवाल पूछो लेकिन भाई इतने आसान भी मत पूछो। अच्छा एक सेकंड, इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ ना, फर्मेंटेशन बता देता हूँ, फर्मेंटेशन से सवाल आया था, मैं जब सोच रहा था अभी मुझे ध्यान आ गया कि वो उसमें फर्मेंटेशन बताना था। देखो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन कन्वर्ट करता है, फर्मेंटेशन क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, मतलब ये इस प्रोसेस को बोलते हैं, करता कौन है, ईस्ट करते हैं अल्कोहल में। जब ईस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसको ठीक है, एक और फर्मेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया, ये तो ईस्ट करते हैं, बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन करते हैं। बैक्टीरिया किसका करते हैं, बैक्टीरिया कार्ब्स का फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया। और किस में कन्वर्ट कर देते हैं वो, ये तो अल्कोहल में करते हैं कन्वर्ट, वो आपका कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। तो आपको, और इस प्रोसेस को भी फर्मेंटेशन बोला जाता है, जब बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को भी फर्मेंटेशन बोला जाता है। और जब आपके ये कौन है, ईस्ट आपके कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल में, इस प्रोसेस को भी फर्मेंटेशन बोला जाता है। तो बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्या ही पूछूं मतलब यार देखो सवाल, ये या तो ऐसे पूछ लेंगे बच्चा घूम जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, एक बच्चा आया जिसके मैं इतना फैक्चुअल सवाल पूछ लिया। अब एच का मतलब यार सेकंड, मतलब सेकंड क्लास का नहीं तो फिफ्थ क्लास का बच्चा तो जानते ही होगा, फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम फॉर फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब मैं देखो आपको केमिकल फार्मूला करा रहा था, तो मैंने कराया था जो आपकी ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राई आइस भी बोला जाता है फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, CO2 फार्मूला होता है ड्राई आइस, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द हेलोजन ग्रुप। देखो मैंने आपको हेलोजन ग्रुप की एक ट्रिक बताई थी, जब हम पीरियोडिक टेबल कर रहे थे, मैंने हेलोजन ग्रुप की क्या ट्रिक बताई थी, मैंने बोला था आपको कि हेलोजन ग्रुप के बाद I N E आता है, मतलब हेलोजन ग्रुप में I N E आएगा सब एलिमेंट में। अब वो पूछा इसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है, देखो ये करता है, I N E करता है और I N E करता है। और वैसे भी आपको पता है हीलियम तो इतना मशहूर है कि आपका नोबल गैस है ये तो वैसे भी ये I N E ना चेक करोगे, लेकिन हेलोजन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके पीछे क्या आता है, I N E आता है आपका। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बताओ क्या बोलते हैं, बताया था ना, कास्टिक सोडा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, कास्टिक सोडा बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसमें भी ऐसा कुछ खास पढ़ने का नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप। तो देखो दो चीज पढ़ लो, एक आइसोटोप पढ़ लो और एक आइसोबार पढ़ा देता हूँ। आइसोटोप पढ़ लो, एक आइसोबार्स पढ़ लो। आइसोटोप्स आइसोबार्स, देखो आइसोटोप्स में क्या होता है, जो आपके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। मतलब इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, जैसे कि हाइड्रोजन का, ठीक है। और ये होता है ना 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। बट आपका जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे आइसोबार्स में क्या होता है आपका, जो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अलग होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वट सेम मास नंबर, एटॉमिक मास। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा, आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। अब देखें कहाँ पर है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एन एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सबस्टेंस, इनमें से कौन सा इनफ्लेमेबल सबस्टेंस नहीं है जिसमें आग लग जाती है ज्वलनशील? पेट्रोल में आग लग जाती है, एलपीजी में आग लग जाती है, अल्कोहल में आग लग जाती है। तो ये तो बहुत आसान है। गिलास का आँच में कभी आँच लगती है बताओ? मतलब ऐसे तो लगाने को तो किसमें लग जाती है, लेकिन जो इनफ्लेमेबल होता है, जो जिसमें थोड़े सा ही लगा है और आँच पकड़ लेता है, उसको बोला जाता है। ठीक है। द प्रोसेस बाई विच टू इमिसिबल लिक्विड, अब इमिसिबल लिक्विड में आपको बताया था ना, इमिसिबल लिक्विड बताओ क्या होता है? ऐसे लिक्विड होते हैं इमिसिबल जो कि जैसे ऑयल वाटर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते, वो इमिसिबल होते हैं, प्रॉपरली मिक्स नहीं होते वाटर और ऑयल। ठीक है। और जैसे ये कंटेनर है, मैंने बताया था, इसमें अगर मैं डालूंगा तो ऐसे गोल गोल से बन जाएंगी ना। गेट मिक्सड while वन डिस्पर्जेज एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मतलब स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बच जाएगा, विद इन द अदर इज नॉन एज। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोला जाता है, और कुछ नहीं। तो बस बोल दो, इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच टू इमिसिबल लिक्विड्स गेट्स मिक्सड विद वन डिस्पर्सेस एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स विद इन द अदर। बस इतना पढ़ना है। इतना इमल्सिफिकेशन की ये जो डेफिनेशन है ये है, बस इतना ध्यान रखना। और मैंने समझा आपको दिया ही है। when the litmus solution is neither acidic और nor basic। अब देखो लिटमस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लिटमस के जो कलर होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखो, अगर कोई भी लिटमस सॉल्यूशन है तो हमारे उसका कलर कैसा होगा? अगर वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेस है तो उसका कलर होगा पर्पल। सबसे पहले याद ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना ही बेस है, तो वो आपका उसका सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? पर्पल हो जाएगा कलर। अगर पर्पल हो गया तो समझो ये न्यूट्रल हो गया। एसिड, अब कभी कभी क्या सवाल पूछ लेता है कि जो आपका एसिड है ना, जो आपका एसिड है वो क्या किसको, मतलब जो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है? तो ब्लू एसिड होगा तो ब्लू जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बेस में क्या होगा? जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा। बस इतना याद रखना है इसमें। व्हाट केमिकल एलिमेंट डज एम एन बताना। एम एन कौन सा आपका केमिकल एलिमेंट होता है? एम एन का मतलब ये किसका सिंबल है, बेसिकली ये बताना है। तो देखो, मैग्नीशियम का तो एम जी होता है। ठीक है। अब आप अगर कंफ्यूज होंगे तो एक इसमें हो सकते हो, एक इसमें हो सकते हो, है ना। तो मैग्नीशियम होता है, मतलब मैग्नीज होगा, मेंडेलिवियम होगा। तो देखो मेंडेलिवियम का होता है एम डी और इसका होता है एम एन, और मॉलिब्डेनम का होता है एमओ। तो थोड़ा याद रख लेना, है ना। पूछ पूछ लिया मॉलिब्डेनम, बस एक बार रेफरेंस के लिए रख लो, ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, आएगा तो आराम से कर लोगे, बस अगर एक बार आंखों के सामने से चला जाएगा तो। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड मेक द पीएच ऑफ वाइनेगर एसिडिक, वो ये बेसिकली पूछना चाह रहा है। एक सेकंड बस मैं पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड मेक्स द पीएच ऑफ बाइनेगर एसिडिक, मतलब जो आपका बाइनेगर है उसको एसिडिक कौन बनाता है? तो भाई एसिटिक एसिड बनाता है, उसमें एसिटिक एसिड ही पाया जाता है। ये हम 3-4 बार करा चुका हूँ, अब देख लो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग, अब देखो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कि ये तो ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा पढ़ लिया हमने, पीछे ये भी पढ़ लिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। और अब आपकी केमिस्ट्री के जो सवाल बनेंगे ना आपके पेपर में, वो देखना। आप अगर नसीब अच्छा रहा तो आप सब बच्चों के पढ़े हुए क्वेश्चन फंसेंगे जो ये लेक्चर देख रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में मैंने आपको करा ही दिया, कौन सा होता है? यूरेसिस एसिड होता है। ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द साइंस पीरियड टेबल। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछा है, कितना मतलब किसको नहीं पता होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। ठीक है। और 20 तक याद कर लेना भाई, जो मैंने शुरुआत में कराए थे। और देखो ये वीडियो ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। ठीक है। टोटल हम 45 क्वेश्चन करने वाले हैं, और अब ऑलमोस्ट हम सॉल्यूशन पहले देख चुके हैं, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उनके हम 1 वर्ड में आंसर कर रहे होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, मैं हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फीडबैक जरूर शेयर करना इस लेक्चर की, आपको कैसा लगा? मस्ट शेयर योर फीडबैक। ठीक है। आ, अच्छे से बताया करो कि क्या गलत है क्या सही है, अगर सब कुछ सही है तो बताया करो कि हाँ भैया अच्छा है, मतलब जो भी आपका पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, फीडबैक जरूर शेयर करना।
विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज ऑलवेज अ कंपोनेंट इन एन अमालगम। देखो मैंने बताया था अमालगम मतलब ऐसा कौन सा इसमें से मेटल है जो अमालगम में एक कंपोनेंट जरूर होता है, तो मैंने बताया था आपको मरकरी होता है। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज, बताओ इसमें क्या होगा। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या ऑप्शन दे रखा है, जिंक मरकरी, ये क्या है। गलत है भाई। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो मैंने बताया था +1 होता है आपका। प्रोटॉन का +1 होता है, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का 0 होता है। ये ऑप्शन गलत है इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो देखो जब मैं एसिटिलीन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एसिटिलीन जो यूज होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब जैसे कि कोई कच्चा आम है, मतलब कोई फल वगैरह कच्चे तोड़ लिए गए और उनको पकाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ डिजॉल्व इन रेन वाटर फॉर्म एसिड रेन। देखो दो दो चीज़ के ऑक्साइड ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है एक SO2, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है NO2, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब हम ये जो गैसेस होती हैं ये वाटर वेपर में क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, वाटर वेपर में मिक्स हो जाती हैं, वाटर वेपर में मिक्स हो जाती हैं। और जब जैसे कि देखो ये H2O मतलब वाटर में मिलेंगी तो H2O SO2 क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया। और H2SO4 आपको पता है एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और NO2 और अगर मैं H2O ये वाटर से रिएक्ट कर जाएंगी तो ये क्या बना देती हैं, HNO3 बना देती हैं, है ना। और ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये मेरे भाई, ये जब ये गैस वाटर वेपर में रिएक्ट कर जाती हैं और जब बारिश होती है तो वो बारिश कौन सी होती है, एसिडिक रेन होती है, क्योंकि ये एसिड है। तो वो बारिश कौन सी होती है हमारी, एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन। तो किस किस के ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो सल्फर का, एक नाइट्रोजन का। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, चाहे बायोलॉजी का समझ लो चाहे इकोलॉजी का, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज कुकिंग प्रोसीजर इन विच द शुगर इन द फूड। जो हमारा फूड में शुगर होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एंड टर्निंग इनटू ब्राउन कलर। तो देखो आपने एक उसे कैरमलाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस से कॉफ़ी को बहुत बनाया जाता है ना, कैरमलाइजेशन कॉफ़ी, ठीक है, काफ़ी फेमस भी हुई थी। तो इस प्रोसेस को कैरमलाइजेशन बोलते हैं। ये मतलब याद कर लेना अगर आपको नहीं पता कि जो जिस प्रोसेस में क्या होता है कि शुगर जो फूड में होती है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और उसका कलर कैसे होने लगता है, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर होने लगता है। तो उस प्रोसेस को कैरमलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो बस इतना पढ़ना है इसके बारे में और एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल केमिकल एलिमेंट ऑफ साइंस पीरियोडिक टेबल। नोबल बताना है, नोबल गैस कौन सी है, कोई नोबल केमिकल एलिमेंट। तो हीलियम है, ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज। जो आपकी शुगर होती है उसको जो अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को अभी मैंने बताया था क्या होता है, फर्मेंटेशन। कौन करता है, ईस्ट करता है। अभी जब हम फर्मेंटेशन बता रहा था तो मैं बताया शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट। द एक्टिनाइड सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटेलिक केमिकल एलिमेंट। तो जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताया था तो मैंने बताया था एक्टिनाइड और लेंथिनाइड कितने कितने होते हैं, 15-15 होते हैं दोनों। तो 15 मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखो टोटल 45 क्वेश्चन थे जो आपके MTS 2022 में पूछे गए थे। तो देखो अब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, MTS 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कर लिए, MTS 2023 में 15 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कर लिए, टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। आपको केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नसीब में हुआ तो 99% मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ आपका सवाल यहीं से फंसेगा। किस्मत ख़राब हुई तो यार आप कितनी भी केमिस्ट्री पढ़ लो नहीं फंसेगा। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में।